अब अगला अध्याय है सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? 34। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील प्राधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो मान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से मुख्य न्यायाधीश यह निर्णय ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 134 का एक। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या 5 होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश जिसको एडहॉक जज बोला जाता है। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 अभिलेखीय न्यायालय। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 131 में आरंभिक या मूल अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट का। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान। अनुच्छेद 137 में निर्णयों के पुनर्विचार यानी ज्युडिशियरी रिव्यू का वर्णन है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते एवं पेंशन कहाँ भारित होता है? तो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति इसके मूल अधिकारिता में आती है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 127 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्अवलोकन रिव्यू हेतु प्राधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकार का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं हुई, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 124 के साथ में। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 147 के तहत।
मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? आर्टिकल 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील अनुच्छेद 132, सिविल विषय से जुड़ी अपील अनुच्छेद 133, आपराधिक विषय से जुड़ी अपील अनुच्छेद 134, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील 136। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उस न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय को 215 के तहत और उच्चतम न्यायालय को 129 के तहत। लोकहितवाद का संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। इससे सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट जारी किया जा सकता है। राज्यपाल। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश का अनुसरण किया गया? कनाडा। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्य का 1/6। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? उच्च न्यायालय। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपया। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होते हैं। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियां। भारत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के उप कुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग का गठन, ये सब कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 333 में, परंतु 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे स्थगित किया गया है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल के पद का वर्णन है। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। 160 में आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य। 161 में क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण के राज्यपाल की शक्ति। 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। आर्टिकल 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। 201 में है विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही। 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जबकि अनुच्छेद 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। राज्य विधानमंडल। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद। राज्य के वित्तीय लेखा पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य में उच्च सदन की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा पारित पूर्ण बहुमत से
प्रस्ताव, जबकि संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 महीना तक। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है? तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। 164 में राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति है। 166 में राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169। राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 में। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है, भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। अभी राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। विधानसभा के सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश। भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की थी, सुचित्रा कृपलानी। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 70 विधानसभा का सीट है, जबकि पुडुचेरी में 30 है, जम्मू कश्मीर में 90 है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 164 के तहत किया जाता है। हाई कोर्ट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? यह कलकत्ता उच्च न्यायालय। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के अंदर आता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 तलाक गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय था। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधि वक्ता। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या है 25। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है, जिसकी रक्षा के लिए हाईकोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन से याचिका करता है? उत्प्रेषण। मूल अधिकार का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? अधिकरण न्यायाधीश। ट्रिब्यूनल जज डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत नहीं आते हैं। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। हाईकोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। 215 उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय का गठन। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हता। आर्टिकल 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 221 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। आर्टिकल 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर के बारे में बताया गया है। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया है। 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 224 के में उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है।
225 में हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के वर्णन है। 226 में हाईकोर्ट के रीट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। 226 के ए में 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। 227 में उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है, जबकि 228 के अंतर्गत हाई कोर्ट में कुछ मामलों का स्थानांतरण से संबंधित बात है। 228 के में 229 में पदाधिकारी तथा सेवाओं एवं उच्च न्यायालय के व्यय के बारे में बताया गया। 230 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। विभिन्न उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, जैसे कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। इसके मुख्य पीठ कोलकाता में, जबकि खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। इस तरह से सभी राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी दी गई है। इस तरह से टोटल कुल 25 हम लोग के पास उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? वर्ष 1866 में। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध। उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। सैन्य न्यायालय डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में शामिल है। नागरिकों के मूल अधिकार से जुड़े मामले उच्च न्यायालय किस अधिकारता के अंतर्गत आते हैं? मूल अधिकारता। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी, जबकि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। मुंबई जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव एवं गोवा आते हैं। मद्रास तमिलनाडु एवं पुडुचेरी कर्नाटक, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत बिहार आता है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख आते हैं। इसी तरह से विभिन्न राज्यों के विभिन्न उच्च न्यायालय हैं।